नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफ़ी। दोस्तों, हम हैं उत्तर प्रदेश के ज़िला शाहजहाँपुर के ज़िला कारागार में और ज़िला कारागार में आज फिर से एक बार मुलाकात करने का अवसर मिला है। जेल अधीक्षक महोदय नाम है मिजाजी लाल यादव। इनके किस्से, इनकी कई कहानियाँ हमने अपने यूट्यूब चैनल और फ़ेसबुक पर डाली थीं, जिस पर बहुत सारे लोगों का प्यार मिला। ऐसे ही एक बार फिर से कोई किस्सा, कोई कहानी जानने के लिए आए हैं। मैंने अभी रिसर्च कर रहा था, जानने की कोशिश कर रहा था, तो पता चलता है कि एक महिला ने अपने पति का कत्ल कर दिया और कत्ल करने के बाद उसका भेजा निकाल कर आराम से बैठकर खा रही थी। जब पुलिस वालों के पास ये सूचना पहुंचती है, तो पुलिस वाले मौके पर पहुंच जाते हैं और मौके पर जाने के बाद देखते हैं कि वो सचमुच उस महिला ने अपने पति को मारकर उसका भेजा निकाल के वो खा रही है। तो पुलिस वाले बहुत बुरी तरह से डर जाते हैं, कई तो उल्टियां करने लगते हैं। अब वो ही महिला कैदी बनकर इसी जेल के अंदर आ जाती है, जिस जेल में जेल अधीक्षक होते हैं मिजाजी लाल यादव। आगे की कहानी क्या है और वो कहानी कैसे हुई थी, वो पूरी बात जानने के लिए हम आए हैं। सर नमस्कार, आपका एक बार फिर से स्वागत है। नमस्ते, नमस्ते। सर, आप बहुत बड़ा मधुर बोलते हैं, धीरे से बोलते हैं। मैं चाहूँगा कि दर्शकों तक आपकी आवाज़ पहुँचे, थोड़ा तेज़ ही बोलिएगा। जी सर, वो कहानी जो अगस्त 2024 की है। हाँ, देखिए अगस्त 2024 में शहर से सटा हुआ एक हथौड़ा नाम का गांव है, वहाँ ये घटना घटित हुई थी। शाहजहाँपुर क्या, उत्तर प्रदेश क्या, पूरा देश और विश्व में ये घटना ने दहला दिया था हुँ, कि एक महिला ने अपने ही पति का उसके सीने पे बैठ कर के और ईंटों से उसका सिर कुचल कर फाड़ दिया और फाड़ के उसका भेजा निकाल करके नाली में फेंका और कुछ खाया। ये भीभत्स घटना सभी के ज़हन में इस तरह से घर कर गई कि सभी लोग बहुत ही परेशान और मतलब इस घटना से बहुत ही स्तब्ध थे। हुँ, दूसरे दिन ही महिला जेल के अंदर आ गई। जेल में आने के बाद जब मुझे उसकी मनःस्थिति का पता लगा, तो हम भी परेशान हुए। हमने उस महिला के साथ 2 मजबूत सी महिला बंदियों को और 2 महिला सिपाहियों को सुरक्षा में लगाया, क्योंकि वो पागलपन की स्थिति में थी और आक्रामक रुख था उसका। जो भी उसके सामने आता था उसको वो उस पर अटैक कर देती थी। ऐसी स्थिति में हमें ये चिंता हुई कि हमारी जेल में कितनी सारी महिलाएं हैं जिनमें 90-90, 95-95 साल की बुजुर्ग भी हैं, कमज़ोर भी हैं और छोटे-छोटे साल भर के, 6 महीने के, 2 साल के, 5 साल के बच्चे हैं। ये किसी को भी मार सकती है। हमने तत्काल उसको अ, सुदृढ़ सुरक्षा व्यवस्था में रखा, अलग रखा और शीघ्र ही उसके मानसिक उपचार के लिए डॉक्टर को बुलाया, डॉक्टर से उसका परीक्षण कराया और सभी औपचारिकताएँ पूर्ण करके उसको मेंटल हॉस्पिटल बनारस इलाज हेतु भेजा। 4 महीने उसका वहाँ इलाज चला। सर, एक सेकंड। जैसे क्या वो जेल में आई, आपने उसकी सुरक्षा को भी देखते हुए और बाकी कैदियों की सुरक्षा को देखते हुए, उसके साथ सिपाही भी लगाए और बाकी आपने जो आपने व्यवस्था की। लेकिन आपने उससे बातचीत नहीं की, उससे जानने की कोशिश नहीं की कि भाई ऐसा क्यों किया तुमने? उस समय वो कुछ भी बताने की स्थिति में नहीं थी। हुँ, उससे कुछ भी बात करिए तो वो कोई जवाब नहीं देती थी हुँ, और अगर थोड़ा भी आपने उससे ज़्यादा बार-बार बोला या कुछ भी थोड़ा-सा पूछने की कोशिश की, हुँ, तो वो आक्रामक मुद्रा में आ जाती थी और अटैक कर देती थी। हुँ, ऐसी स्थिति में उसको मेंटल हॉस्पिटल बनारस 4 महीने उसका वहाँ इलाज हुआ। हुँ, जब वो स्वस्थ हो गई, स्वस्थ होने के बाद मेंटल हॉस्पिटल के डायरेक्टर के पत्र प्राप्त होने पर कि अब वो स्वस्थ है, हुँ, उसको वापस जिला कारागार शाहजहाँपुर में बुला लिया गया हुँ, और उसके बाद हमने देखा कि वो पूरी तरह स्वस्थ थी। अब जब स्वस्थ थी और उससे बातचीत की, तो उसने सारी कहानी बयाँ की हुँ, कि मेरा हस्बैंड 8 8,000 रुपए महीने की मज़दूरी करता है। हुँ, मेरे एक बेटी है, एक बेटा है और मेरी सास है। मेरी सास और मेरा बेटा और बेटी को मेरा हस्बैंड
अलग घर में रखता है जो उसका अपना है, और मुझे एक अलग टूटे फूटे से कमरे में बंद रखता था। सुबह जब वो काम के लिए जाता था तो मेरा मतलब उस कमरे का ताला बंद करके जाता था, और शाम को दारू पी के आता था और वो ताला खोल करके मेरे साथ मारपीट करता था। ऐसी स्थिति में मेरे पागलपन की स्थिति और बढ़ती चली गई। मुझे न मेरे बेटे से मिलने देता था, न बेटी से मिलने देता था। इसी हालत में एक दिन वो दारू पी करके आया और मेरे साथ मारपीट शुरू किया। उसी में वो दारू के नशे में लड़खड़ा के गिर पड़ा, और मैंने उसके सीने पे बैठ करके वहीं नाली के पास पड़ी ईंटों से उसका बे- बद बद बदहाली की मतलब हालत में उसका सिर कुचल दिया। मुझे कुछ भी नहीं पता है कि मैंने क्या कर दिया, और मुझसे जो भी हुआ वो मेरे पागलपन की स्थिति में हुआ। जब वो महिला जेल में आई थी तो गर्भवती थी। मार्च 2025 में उसने जेल में बेटी को जन्म दिया। उस बेटी का पालन पोषण पूरी तरह से राजसी ठाट-बाट से किया जा रहा है, और उसका नामकरण संस्कार भी इतना भव्य तरीके से किया गया कि उसमें ज़िले के सभी आला अधिकारी, जिसमें जिला जज, जिला मजिस्ट्रेट, पुलिस अधीक्षक, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट और अन्य अधिकारी उपस्थित हुए थे, और वो महिला आज पूरी तरह से स्वस्थ है। उसकी बेटी के पालन पोषण के लिए सभी उच्च स्तर की, जैसे जॉनसन एंड जॉनसन, हिमालयाज़ की किट इस्तेमाल की जाती हैं। उसकी नियमित रूप से कई महिलाएं देख-रेख करती हैं, मालिश वगैरह, नहलाना-धुलाना, और उसका पूरे राजसी ठाट-बाट के साथ पालन पोषण हो रहा है। महिला पूरी तरह से स्वस्थ है, सभी महिलाओं के साथ घुल-मिल करके रहती है, सभी सांस्कृतिक या अन्य प्रकार के कार्यक्रमों में भाग लेती है। क्या वो यहाँ पढ़ी लिखी भी है क्या? नहीं, वो पढ़ी-लिखी नहीं है, और यहाँ तक कि मुझे सभी ने अपना भाई बना रखा है, तो वो महिला भी मुझे भाई मान करके मेरे राखी बाँधती है। और सभी महिलाएँ, चाहे वो किसी भी धर्म की हों, चाहे हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, सभी महिलाएँ बिना किसी भेदभाव के मुझे भाई मानती हैं और मुझे राखी बाँधती हैं, और मैं भी भाई का फ़र्ज़ अदा करते हुए उनको उनके मनमाफ़िक महँगे-महँगे गिफ्ट देता हूँ। और मैं ये समझता हूँ कि अगर वो महिला का समय से इलाज हो गया होता, तो ऐसी कोई घटना न होती, क्योंकि उसने अपनी पागलपन की अवस्था में ये घटना कारित की। उसे कुछ भी ध्यान नहीं था कि मैंने क्या कर दिया और कैसे कर दिया। ये गरीबी ही है जिसकी वजह से उसका इलाज नहीं हो पाया। कारागार में आने के बाद वो महिला इलाज से स्वस्थ हो गई। नहीं सर, और एक सेकंड, जैसे अब वो स्वस्थ है और जब घटना हुई थी तो वो पागलपन की उसमें स्थिति में थी, तो क्या अदालत उसे माफ़ करेगी या फिर सज़ा ही? हाँ, उसको छुड़ाने के लिए भी हमारा प्रयास चल रहा है, और अभी तक जो कोर्ट में कार्यवाही का जो स्तर है, उसके तहत वो निश्चित रूप से पूरी तरह से दोषमुक्त होगी, क्योंकि उसकी सास, उसकी बेटी और 1-2 अन्य जो लोग गवाह बने थे, उन्होंने उसके पक्ष में बयान दिया है। बेटे का बयान होने को रह गया था, अभी 3 दिन पहले की बात है। संभवतः उसका भी बयान हो गया होगा। मैंने बेटे को बुला कर के भी उसे समझाया था, और उसके मन को मैंने टटोलने की कोशिश की थी कि उसका क्या विचार है। अपने पिता को उसने खोया है, और माँ के द्वारा उसका मर्डर किया गया। तो ऐसी स्थिति में उसका क्या विचार है, तो वो भी ये कह रहा था
कि साहब मैं अपनी माँ के फेवर में ही बयान दूंगा, क्योंकि उसने जो कुछ भी किया वो पागलपन में किया था, और पागलपन भी उसका मेरे पिता के कारनामों से हुआ था। तो वो निश्चित रूप से बरी हो जाएगी। लेकिन कारागार में जिस तरह से उसकी बेटी का पालन पोषण हो रहा है, जिस तरह से वो रह रही है, वो बहुत उसका मन नहीं है कि वो कारागार से छूटे। मुझसे कह रही थी कि साहब जितने दिन भी हो सके मुझे यहीं रहने दीजिए, घर पे जाऊंगा, घर पे जाऊंगी तो मेरे पास कोई साधन नहीं है, व्यवस्था नहीं है, मेरा गुजारा होना मुश्किल हो जाएगा। अब देखते हैं क्या करती है आगे। संभवतः ये जेलों के इतिहास की एक ऐसी पहली घटना रही होगी शायद कि कोई व्यक्ति जेल से बाहर इतना ज़्यादा दुखी हो जाता है कि वो कत्ल कर देता है। और जेल की ज़िंदगी जब वो जीता है, बेटी पैदा होती है तो राजशाही जैसी ज़िंदगी, जिला जज वहाँ पाए आए, बड़े अधिकारी वहाँ बेटी के नामकरण में मौजूद रहें, तो जाहिर सी बात है कौन जेल से निकलना चाहेगा। और जहाँ मिजाजी लाल जैसे ऑफिसर हों, सौम्य एकदम, बहुत ही मधुर भाषी, और इनके किस्से मैंने जो पहले सुनाया था वो वाकई अपने आप में ताज्जुब करने वाला है कि साइकिल वाले का स्कूटर वाले से रोड एक्सीडेंट हो जाता है, साइकिल वाला जेल जाता है, उसे कई साल की सज़ा भी हो जाती है, और जो स्कूटर वाला था वो ठीक-ठाक, उसे कोई दिक्कत नहीं होती। बस ये था कि वो साइकिल वाला गरीब आदमी था, स्कूटर वाला अमीर आदमी था, इसलिए सज़ा हो जाती है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये कहानी आपको पसंद आई होगी। आप सब लोग अपना ख़्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।